एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाइंग लॉ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द डेली अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि आईपीसी में कई ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है एंड उनकी पनिशमेंट दी गई है। जैसे आप फॉर इंस्टेंस मर्डर का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा एंड उसे डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ पनिश भी किया जा सकता है। बट साथ ही साथ आईपीसी में कुछ एक्सेप्शंस भी प्रोवाइडेड हैं। एक्सेप्शंस मींस अपवाद, मींस कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां, अगर उन परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कर देता है तो लॉ उसे पनिश नहीं करेगा, उसे क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर देगा। अगर वह व्यक्ति वह परिस्थितियों को प्रूव कर देता है तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, माना जाएगा कि उसने वो ऑफेंस नहीं किया है। तो आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 में सेक्शन 76 to 106 में प्रोवाइडेड है। तो आज हम बात करेंगे एक जनरल एक्सेप्शन प्राइवेट डिफेंस की। प्राइवेट डिफेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 96 to 106। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने कुछ जनरल एक्सेप्शंस दिए हैं, इनके एग्जांपल जैसे प्राइवेट डिफेंस है, एक्सीडेंट है, नेसेसिटी है, इंसेनिटी है, कंसेंट है। सो ये ऐसी परिस्थितियां हैं, जैसे मान लीजिए किसी से कोई एक्सीडेंटली कोई ऑफेंस हो जाता है, कोई अचानक से सडनली कोई ऑफेंस हो जाता है, उसकी इंटेंशन नहीं होती है, तो उस केस में लॉ उसको पनिश नहीं करेगा, उसे क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्प्ट कर देगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई हैचेट से काम कर रहा है, कोई कुल्हाड़ी से एक व्यक्ति काम कर रहा है और उसके पास एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है एंड सडनली जो कुल्हाड़ी का हेड है वो निकल के उस दूसरे व्यक्ति के लगता है। सो वो दूसरे व्यक्ति को उससे इंजरी हो जाती है। सो इन दैट केस वो एक्सीडेंटली हुआ है। तो अगर वो व्यक्ति एक्सीडेंट की सिचुएशन सर्कमस्टेंस प्रूव कर देगा तो उस केस में लॉ उसे पनिश नहीं करेगा, उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी से उसे एग्जम्प्ट कर देगा। ऐसे ही नेसेसिटी का है। नेसेसिटी में जैसे आपने कहावत सुनी होगी, आगे कुआं पीछे खाई। सो दिस इज लाइक दैट। मान लीजिए कि ये बहुत सारे हट हैं, अब मान लीजिए यहां पर बहुत तेज आग लगी हुई है, भीषण आग लगी हुई है एंड ये आग आगे को फैल रही है। सो इस केस में अगर कोई व्यक्ति इस हट को तोड़ देता है तो उस केस में नेसेसिटी का डिफेंस उसे मिल सकता है। अगर वो ये सर्कमस्टांस प्रूव कर दे कि ये उसने जो हट गिराई है सो उसने ये नेसेसिटी में गिराई है, आग को आगे फैलने से रोकने के लिए। एंड वैसे ही इंसैनिटी का है। अगर कोई अनसाउंड व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस कर देता है, he is incapable of knowing the nature of the act because of the unsoundness of mind, उसे अपने एक्ट का नेचर ही नहीं मालूम है, तो उस केस में वो इंसैनिटी का डिफेंस ले सकता है। एंड द अदर इज कंसेंट। कंसेंट भी एक एक्सेप्शन है। मान लीजिए कि दो बॉक्सिंग प्लेयर्स हैं, वो आपस में बॉक्सिंग मैच खेल रहे हैं। अगर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को पंच मारता है तो दूसरा प्लेयर ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझे हार्म कॉज किया, बिकॉज he has given the consent to take the harm। तो उस केस में अगर वो ये डिफेंस का डिफेंस ले सकता है। तो आज हम इस अपनी वीडियो में प्राइवेट डिफेंस की बात करेंगे कि किन सिचुएशंस में आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा एंड कब आपका प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, आप प्राइवेट डिफेंस में कब डेथ कॉज कर सकते हैं और अगर डेथ कॉज नहीं कर सकते तो क्या कोई अदर हार्म कॉज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस में आप ये समझिए कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम एनी ऑफेंस और एनी अटैक ऑन देम एंड देयर प्रॉपर्टी। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने सिटीजन्स को किसी अटैक से या उनकी प्रॉपर्टी को किसी अटैक से बचाए। बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और एट एनी गिवन प्लेस दैट द पुलिस ऑफिसर मे बी प्रेजेंट, वहां पर पुलिस ऑफिसर वहां पर प्रेजेंट हो। सो इन दैट सिचुएशन You are the first protector of your body and your property। So उस सिचुएशन में जहां पर पब्लिक अथॉरिटीज या पुलिस ऑफिसर नहीं है तो वहां पर आप ही अपने प्रोटेक्टर हैं, आप अपने बॉडी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो इसी वजह से हमको राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। एंड दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है इसके पीछे पॉलिसी क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसे कि नेम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस, डिफेंस मींस बचाव। ये राइट आपको आपके बचाव के लिए दिया गया है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को पनिश करने के लिए। सो आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस
एक्सरसाइज कर सकते हैं टू प्रिवेंट द हार्म दैट इज बीइंग कॉज्ड टू यू। मान लीजिए कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप अपने बचाव में इस राइट को यूज कर सकते हैं, ना कि उस व्यक्ति को पनिश करने के लिए। इट इज अ प्रिवेंटिव राइट, इट इज नॉट अ प्यूनिटिव राइट। मान लीजिए कि कोई आपकी प्रॉपर्टी की चोरी कर रहा है तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उस केस में, बट आपने उस चोर को पकड़ लिया, आपने उस हार्म को प्रिवेंट कर लिया, आपने बचा लिया। अब दैट पर्सन इज नॉट कॉजिंग एनी अदर हार्म, वो कुछ नहीं कर रहा है, आपने उसको बांध के रख लिया है, बट बाद में आपने क्या किया, उसे आपने बांध दिया एंड उसे आपने केरोसिन उसके ऊपर डाल दिया और आप उसको आग लगाने जा रहे हैं। सो दैट इज नॉट अलाउड, वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कवर नहीं होगा, बिकॉज गिविंग पनिशमेंट इज द ड्यूटी ऑफ द लॉ, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स। वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए। ये जो राइट है आप सिर्फ अपने बचाव के लिए यूज कर सकते हैं। एंड एक और चीज, मान लीजिए कि आप अपने बचाव के लिए ये एक फोर्स यूज कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कोई फोर्स यूज कर रहा है, तो आप उस फोर्स को रिपेल करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए फोर्स यूज करेंगे, बट वो फोर्स रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ही अनरीजनेबल अनप्रोपोर्शनेट फोर्स यूज कर रहे हैं आप। अगर आपको कोई 2 फिस्ट ब्लो मार रहा है तो आप एक लाठी से उसका सिर नहीं फोड़ सकते, आप ज्यादा से ज्यादा उसे 4-5 फिस्ट ब्लो मार लीजिए, उसे नीचे गिरा लीजिए, उसे बांध लीजिए, इतना आप यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू यूज द रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट फोर्स। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 to 106 में डिफाइंड है। जो सेक्शन 96 है, इट गिव्स अ जनरल डिक्लेरेशन, इट सेज नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, कि कोई भी चीज अपराध नहीं होगी अगर वह चीज आपने अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में की है। मान लीजिए एक है ए शूट्स अपॉन बी, वो शूट करता है एंड ही किल्स बी, वो बी को मार देता है। सो दिस किलिंग, ये जो उसने मृत्यु की है, दिस विल नॉट बी एन ऑफेंस इफ दिस किलिंग इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो 96 जो सेक्शन 96 है वो एक जनरल डिक्लेरेशन दे रहा है। एंड सेक्शन 97 एंड 98 डिफाइन करता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। सो इसमें सेक्शन 97 में ये प्रोवाइडेड है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, आपको आपकी बॉडी के अगेंस्ट या किसी और व्यक्ति थर्ड पर्सन की बॉडी के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो रहा है अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, कोई ऐसा ऑफेंस जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी के खिलाफ या किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ भी अगर हो रहा है, तो उस केस में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। एंड दूसरी सिचुएशन 97 सेक्शन 97 ये प्रोवाइड कर रहा है कि अगर ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ, अगर ऐसे ऑफेंस आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मूवेबल या इमूवेबल, अगर उसके अगेंस्ट ऐसे ऑफेंस हो रहे हैं, तो उस केस में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए। तो ये दोनों सेक्शंस डिफाइन करें सर्कमस्टांसेस कि किन केसेस में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा। एंड सेक्शन 99 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर रहा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए, कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आपके ऊपर कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। जैसे कि if you have the time to take recourse to the protection of the public authorities, then you don't have the right to private defense। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की मदद ले सकते हैं, अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है, तो उस केस में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन दे रहा है। एंड दूसरी रिस्ट्रिक्शन वो ये देता है कि अगर आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप एक सिर्फ रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज कर सकते हैं, एक्सेस फोर्स यूज नहीं कर सकते। सो सेक्शन 99 आपको रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है। जो सेक्शन 100 है, ये आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस देता है इन केस ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो सेक्शन 100 कहता है कि उसके आपको सिचुएशंस बताता है कि किन सिचुएशंस में आप अग्रेसर की, जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप अग्रेसर की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं कि जब आपके ऊपर अटैक हो रहा होगा तो आप अग्रेसर की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो वो हमें सेक्शन 100 बताता है। एंड सेक्शन 101 है, वो ये कहता है कि अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में कौन सी ऐसी सिचुएशंस होगी जिनमें आप अग्रेसर की डेथ तो नहीं कॉज कर सकते, बट आप डेथ के अलावा एनी अदर हार्म कॉज कर सकते हैं। तो वो सेक्शन 101 बता रहा है। सेक्शन 102 से कि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा, व्हेन विल इट कमेंस एंड व्हेन विल इट एंड, कब खत्म होगा। सो इसकी ड्यूरेशन में ही आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा।
अगर इससे पहले राइट टू प्राइवेट डिफेंस कमेंस होने से पहले आपने कोई ऑफेंस कर दिया, मींस किसी को हार्म कॉज कर दिया, किसी की डेथ कॉज कर दी, तो आपको उसका कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा। या जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका एंड हो गया था तो उसके बाद आपने किसी की डेथ कॉज कर दी या इंजरी कॉज कर दी, तब भी आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। तो हम एक एक करके इन सेक्शंस को समझेंगे। सो फ्रेंड्स, सेक्शन समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए। देखिए ये ए, दिस इज ए एंड ये इज बी। तो ए इज द एग्रेसर, जो बंदा अटैक करेगा, मान लो ए ने बी के ऊपर गोली चलाई एंड बी बच गया, तो बी ने अपने प्राइवेट डिफेंस में इसके ऊपर गोली चलाई एंड ए मर गया। सो ए इज अग्रेसर, ए ने अटैक किया है एंड बी हियर विल बी द एक्यूज्ड, बिकॉज बी का ट्रायल चल रहा है कि आपने ए की डेथ कॉज क्यों की। तो जब बी का ट्रायल चलेगा तो बी का ट्रायल चलेगा तो बी विल बी द एक्यूज्ड। तो वो अपने ट्रायल में ये प्रूव करेगा कि मैंने ये जो किलिंग की है ए की, ये मैंने अपने की है अपने प्राइवेट डिफेंस में, इन द एक्सरसाइज ऑफ माय राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो जब भी मैं अक्यूज बोलूंगा तो आप ये समझ लेना कि मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है। एंड अगर मैं अग्रेसर का वर्ड यूज करूंगा तो आप ये समझ लेना कि अग्रेसर वो व्यक्ति है जिसने अटैक किया है। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 96 तो मैं आपको बता चुका हूं कि दैट गिव्स यू अ जनरल डिक्लेरेशन। हम सेक्शन 97 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 97 आपको बताता है कि आपके पास किन सर्कमस्टेंसेस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा। सो 97 सेक्शन सेज एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी, वो अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकता है, उसका राइट है, या फिर बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब किसी थर्ड पर्सन के ऊपर भी अगर अटैक हो रहा है तो उसके पास राइट है कि वो डिफेंड कर सकता है। अब किसके अगेंस्ट ये राइट है? अगेंस्ट एनी ऑफेंस। ये इसका आप प्लीज मार्क करिए, एनी ऑफेंस मींस ऑफेंस जो है, अगर उसके खिलाफ ऑफेंस हो रहा है, मींस आपकी बॉडी के खिलाफ अगर कोई ऑफेंस हो रहा है या किसी थर्ड पर्सन की बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है, इन दैट केस ओनली यू विल हैव द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अगर वो चीज ऑफेंस नहीं होगी तो आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। अब ऑफेंस जो है सेक्शन 40 ऑफ द आईपीसी डिफाइन करता है। सेक्शन 40 सेज एनीथिंग मेड पनिशेबल डिक्लेयर्ड पनिशेबल बाय द आईपीसी इज एन ऑफेंस। कोई भी चीज जो दंडनीय घोषित की गई है आईपीसी में, जैसे मर्डर है, मर्डर को दंडनीय घोषित किया गया है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, या फिर रेप है, या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, इन सबको उन्होंने दंडनीय घोषित किया गया है। सो ये सब चीजें ऑफेंस हैं। तो आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है, अगर आपकी बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है तभी आपके पास वो राइट होगा, अदरवाइज अगर वो चीज ऑफेंस नहीं है तो आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। इसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। और सेक्शन 97 कहता है कि आपके पास अपनी बॉडी के अगेंस्ट तो राइट है ही है, अगर आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी कोई अटैक हो रहा है तो यू हैव द राइट टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है एंड मूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, ठीक है। ऑफ योर प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, और एनी अदर पर्सन मींस अगर थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोई अटैक हो रहा है सो आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब भी होगा। तो बट फ्रेंड यहां पर ये ध्यान दीजिए कि यहां पर तो एनी ऑफेंस लिखा है। अगर आपके ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट, अगर आपकी बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है तो उस केस में कोई भी ऑफेंस अगर आपके अगेंस्ट हो रहा है तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। बट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास इन्होंने मेंशन किया है कि कुछ ही ऐसे ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस के केस में ही आपके पास प्राइवेट डिफेंस होगा। अगर इन ऑफेंसेस के अलावा जो ऑफेंसेस है, थेफ्ट का ऑफेंस है, रॉबरी है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, अगर इनके अलावा कोई ऑफेंस हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इन दैट केस यू डोंट हैव द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इसका लॉजिक ये है कि आप ये देखिए कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो एक अर्जेंट सिचुएशन में आपको मिलता है, मींस आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक हो रहा है तो दैट इज एन अर्जेंट सिचुएशन। वो सिचुएशन ऐसी है कि आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा। सो ये जो ऑफेंसेस हैं, थेफ्ट के, रॉबरी के, मिसचीफ के, क्रिमिनल ट्रेसपास के, ये अर्जेंट सिचुएशंस हैं। आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई अगर घुस आया आपकी आज्ञा के बगैर, सो इट इज एन अर्जेंट सिचुएशन कि कोई चोर है, कोई डाकू है, तो आप उस केस में प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई थेफ्ट कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, लेकर भाग रहा है, तो आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। रॉबरी के केस में भी ऐसे होगा। अगर मिसचीफ है, मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई तोड़ रहा है, तो उस केस में आप अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सकते हैं। बट अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और भी ऑफेंसेस हैं,
जैसे मान लीजिए चीटिंग का ऑफेंस है, चीटिंग से अगर आपकी कोई चीट करके आपको कोई आपकी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, तो उस केस में अर्जेंट सिचुएशन नहीं है, बिकॉज चीटिंग के केस में आप सोच सकते हैं कि अगर वो मैसेजेस से चीटिंग कर रहा है या कुछ भी, तो आपके पास टाइम है कि आप रिकोर्स ले सकते हैं। या मान लीजिए कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो एक्सटॉर्शन में अगर आपको कोई धमकी दे रहा है कि अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं दोगे तो आपको मैं 1 हफ्ते में मार दूंगा, सो इन दैट केस आपके पास टाइम है, यू कैन टेक रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। आप पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सकते हैं। दिस इज द लॉजिक कि व्हाई दे हैव गिवन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी, इन केसेस ऑफ दीज ऑफेंसेस ओनली। बट ह्यूमन बॉडी के केसेस में, अगर आप बॉडी के केसेस में देखेंगे, तो बॉडी के केस में एनी ऑफेंस, अगर कोई भी ऑफेंस होगा तो वो एक अर्जेंट सिचुएशन ही होगी। ऑब्वियसली कि कोई ऑफेंस अगर ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट हो रहा है तो वो एक अर्जेंट सिचुएशन है, तो उस केस में एनी ऑफेंस इन्होंने कहा है। एनी ऑफेंस मींस अगर मर्डर, अगर आपके ऊपर, अगर आपकी कोई डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। अगर आपके अगेंस्ट कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है तब भी है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहा है, रेप कर रहा है, सो दीज आर ऑल दी ऑफेंसेस, मतलब एनी ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 98। Section 98 says when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of youth, want of maturity, unsoundness, intoxication, etc. मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होता अगर बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज ऑफ द यूथ, अनसाउंडनेस एंड इंटॉक्सिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 97 में, जो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट योर बॉडी, that will be available to you only in case of an offense against the human body। अगर वो चीज ऑफेंस है तभी आपके पास वो राइट होगा प्राइवेट डिफेंस का। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इन कारणों की वजह से अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड है एंड अगर वो व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो टेक्निकली वो चीज ऑफेंस नहीं होगी। जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, ए अग्रेसर है, वो अनसाउंड पर्सन है, वो अनसाउंड पर्सन बी के ऊपर अटैक कर रहा है, मान लीजिए उसके ऊपर गोली चला रहा है, अनसाउंड पर्सन है वो। तो जब वो बी के ऊपर गोली चला रहा है तो टेक्निकली व्हाट ए इज डूइंग, इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। व्हाई? बिकॉज जब ए के ऊपर केस चलेगा तो ए डिफेंस लेगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस का। वो कहेगा कि मैं तो अनसाउंड बंदा हूं, मुझे पता नहीं था, ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, आई वॉज इनकेपेबल। सो टेक्निकली उसे सेक्शन 84 का डिफेंस मिल जाएगा। और अगर उसे डिफेंस मिल जाएगा तो उसने जो इसके ऊपर गोली चलाई है या इसके ऊपर कोई अटैक किया है उस चीज को कोर्ट ऑफेंस नहीं मानेगी, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन में आ रहा है। सेक्शन 84 में उसको अनसाउंडनेस का डिफेंस दे रही है कोर्ट कह रही है कि जो आपने एक्ट किया है वो हम एक्सक्यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, आपने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में एक्ट किया है, आपको पता ही नहीं था कि आप क्या एक्ट कर रहे हैं, मींस ही वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। सो टेक्निकली अगर आप देखें, ए ने अटैक किया बी के ऊपर, अब बी के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होना चाहिए, बट जो ए कमिट कर रहा है, ए टेक्निकली वो चीज ऑफेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे सेक्शन 84 का डिफेंस मिल जाएगा एंड सेक्शन 84 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कोई अगर व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से कोई भी एक्ट करता है तो वो चीज ऑफेंस नहीं होगी। तो अगर वो चीज ऑफेंस नहीं होगी तो जो ये ए कर रहा है, अगर वो चीज ऑफेंस नहीं है तो मतलब बी के पास अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का राइट नहीं है, क्योंकि हमने 97 में पढ़ा कि हमारे पास अगर राइट तभी होगा अगर वो चीज ऑफेंस होगी। तो सेक्शन 98 इसको क्लियर कर रहा है। सेक्शन 98 ये कह रहा है कि व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस, अगर ये व्यक्ति साउंड पर्सन होता तो ये एक्ट ऑफ किलिंग, ये जो उसको हार्म कर रहा है, तो ये चीज ऑफेंस होती, बट बिकॉज ही इज अनसाउंड तो ये चीज ऑफेंस नहीं है, टेक्निकली ये चीज ऑफेंस नहीं है। तो सेक्शन 98 कह रहा है कि अगर कोई चीज जो अदरवाइज ऑफेंस होती बट बिकॉज ऑफ दीज रीजन, यूथ मीन्स अगर 7 ईयर से कम का कोई बच्चा है, अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो भी एक एक्सेप्शन है। वांट ऑफ मेच्योरिटी मीन्स अगर कोई 7 से 12 साल का बच्चा है तो बिकॉज ऑफ द इमेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर उसने कोई एक्ट किया तो वो देखा जाएगा कि उसकी मेच्योरिटी कितना का लेवल कितना था, अगर उसकी मेच्योरिटी उतनी थी तभी उसे एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड है, अगर उसने कोई एक्ट किया है तभी उसे एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। सो इन वजह से जो चीजें ऑफेंस नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, इसे प्राइवेट डिफेंस फिर भी मिलेगा। सो टेस्ट ये होगा, टेस्ट विल बी टेस्ट कि इन जनरल वो चीज ऑफेंस है या नहीं है।
अगर ये व्यक्ति साउंड पर्सन होता तो अगर वो जो चीज वो कर रहा है, जो एक्ट ऑफ किलिंग वो कर रहा है, क्या वो ऑफेंस होगा इन जनरल? तो टेस्ट ये होगा, टेस्ट ये नहीं होगा कि वेदर इट इज एन ऑफेंस इन ए, अग्रेसर जो चीज कर रहा है, जो अनसाउंड व्यक्ति कर रहा है, वो ऑफेंस है या नहीं है। तो सेक्शन 98 क्लियरिटी दे रहा है। ऑब्वियसली अगर ये लॉजिकल भी है, अगर आप ये देखिए कि अगर एक अनसाउंड बंदा मान लीजिए ये अग्रेसर है, ये बी के ऊपर हमला कर रहा है, तो क्या सिर्फ बी इस वजह से कि ये जो चीज ए कमिट कर रहा है टेक्निकली वो चीज ऑफेंस नहीं है तो उसके पास प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। मान लीजिए ए बी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है एंड बी के पास एक लाठी है, तो क्या वो उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए बी को अटैक नहीं कर सकता? प्राइवेट डिफेंस में कर सकता है। 98 ये चीज प्रोवाइड कर रहा है कि विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द एक्ट वर which you would have if the act were that offense। मींस अगर वो जनरल में अगर वो चीज ऑफेंस है तो बी के पास तब भी ऑफेंस होगा। इवन इफ द बी इज अनसाउंड और बी इज इंटॉक्सिकेटेड, अगर वो उसे बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिए हैं तो उसे पता नहीं चल रहा कि वो अपना एक्ट का नेचर ही नहीं पता चल रहा, तो तब भी बी के पास, एक्यूज्ड के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा। सो 98 सेक्शन क्लियरिटी प्रोवाइड कर रहा है। सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 99। मैंने आपको बताया था सेक्शन 99 इज प्रोवाइडिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है कि किन सिचुएशन में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा और किन सिचुएशन में आप सिर्फ एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं। तो सेक्शन 99 का जो पैरा 3 है वो कहता है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, you don't have right to private defense when you have time to take recourse to the protection of public authorities। जब आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सकते हैं तब आपके पास कोई भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। एंड जो पैरा 4 है इट प्रोवाइड्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म। मींस किसी भी स्थिति में आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मोर हार्म इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, विच इज देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। मतलब जितना जरूरी है फोर्स यूज करना उससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। अगर उससे आप ज्यादा यूज कर रहे हैं सो मीन्स देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आप उससे ज्यादा फोर्स यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो चुका है। आप उससे ज्यादा फोर्स यूज कर रहे हैं, आप एक्सीड कर रहे हैं अपना फोर्स, तो उस केस में आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो पर्पस है इट इज अ प्रिवेंटिव राइट, इट इज नॉट अ प्यूनिटिव राइट। तो आप सिर्फ उतना ही फोर्स यूज कर सकते हैं जितना कि उस हार्म को प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायर्ड है। यहां पर भी इन्होंने प्रोवाइड किया है यू कैन इन्फ्लिक्ट ओनली दैट मच हार्म विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। डिफेंस मतलब अपने बचाव के लिए। मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी को का थेफ्ट कर रहा है, थेफ्ट करने आया है, तो आप सिर्फ उस थेफ्ट को रोकने के लिए या उस बंदे को पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही फोर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हैं तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने उस जो थीफ है उसको पकड़ लिया एंड उसे बांध दिया, उसके बाद आप उसके ऊपर कैरोसिन ऑयल डालने लग गए, सो दैट इज वेयर यू आर एक्सीडिंग, मीन्स यू आर गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड। मीन्स व्हेन द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन इज सॉल्व, जब आपका प्रिवेंशन का पर्पस सॉल्व हो गया तो उसके आप आगे नहीं जा सकते। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको लगता है कि वो आपकी डेथ कॉज कर देगा, सो इन दैट केस आपके पास राइट है कि आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। बट अगर वो डेथ वाली सिचुएशन नहीं होगी, हम आगे बात करेंगे कि किन सिचुएशन में आप डेथ कॉज कर सकते हैं, किन सिचुएशन में आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। तो अगर वो डेथ वाली सिचुएशन नहीं है, मीन्स आप कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं, तो इन दैट केस आप सिर्फ उतना ही हार्म कॉज कर पाएंगे जितना कि उस हार्म को प्रिवेंट करने के लिए नेसेसरी है। उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे कि उसे पनिश करने के लिए कि इसने मुझे कैसे मारा। मान लीजिए कि उसने आपके एग्रेसर जो है, एग्रेसर ने आपके 2-3 फिस्ट ब्लो मारे, तो आप उसके 4-5 फिस्ट ब्लो मार दीजिए या एक लाठी मार दीजिए, पैर पे नीचे लेग पे मार दीजिए। सो इतना आप कर सकते हैं। बट इसी में एक सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इन दिस सिचुएशन द एक्यूज्ड when he is faced with imminent dangerous situation, जब उस किसी के ऊपर अटैक होता है तो एक imminent dangerous situation होती है, एक urgent situation होती है। So we cannot expect the accused to be extremely calculative. So he cannot weigh in the golden scales कि मेरे ऊपर इसने कितना हार्म किया है तो मैं इसके ऊपर उतना ही करूं। So उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
स्लाइट एक्सेसेस आर परमिसिबल, अगर कुछ आपने थोड़ा सा ज्यादा हार्म भी कॉज कर दिया तो वो परमिसिबल होगा। एग्जैक्टली इसने मुझे 2 फिस्ट ब्लो मारे तो मैं भी इसे 2 ही फिस्ट ब्लो मारूं, ऐसा नहीं है। मतलब उस सिचुएशन इतनी पैनिक सिचुएशन में जो एक्यूज इतनी पैनिक सिचुएशन में होता है तो स्लाइट एक्सेसेस आर अलाउड, बट अनरीजनेबल अनप्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स इज नॉट अलाउड। सो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 102। सेक्शन 100 एंड 101 मैं इसके बात करूंगा, पहले हम 102 समझते हैं। सेक्शन 102 ये बताता है कि आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब आएगा, मींस कब स्टार्ट होगा एंड कब एंड होगा। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे ना कि हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है भी है कि नहीं उस सिचुएशन में। उसके बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे कि हम उस एग्रेसर की डेथ कॉज कर सकते हैं या कोई दूसरा हार्म कॉज कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि उस सिचुएशन में हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, मींस हमारा प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो चुका है या नहीं। तो 102 ये प्रोवाइड करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, मींस ये बॉडी के रिलेटेड बता रहे हूं, और जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है वो मैं बाद में बताऊंगा कि कब हमारा प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट होता है। तो जो 102 है ये बॉडी के लिए बता रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि यू हैव द राइट टू डिफेंसेस अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट योर बॉडी एंड ऑफ एनी अदर पर्सन। तो बॉडी के केस में आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस, कब स्टार्ट होगा? एज सून एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन टू द बॉडी अराइजेस, मींस आप एज सून एज द मोमेंट एक रीजनेबल फियर आपके अंदर क्रिएट होता है। फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ डेंजर टू द बॉडी, आपकी बॉडी को खतरा है। जैसे ही वो एप्रीहेंशन फियर स्टार्ट होगा आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दैट एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। तो वो कब तक आपका राइट कंटिन्यू करेगा? जब तक वो एप्रीहेंशन, वो फियर आपके अंदर है कि मेरी बॉडी को ये डेंजर है, तब तक वो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू करेगा। जैसे कि ये देखिए यहां पर मैंने ये लाइन मार्क की है, तो इस पॉइंट पे आपका मान लीजिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया एंड इस पॉइंट पे एंड हो गया। तो अगर मान लीजिए आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होने से पहले आपने किसी को अटैक किया या किसी के ऊपर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस एंड हो गया था, उसके बाद आपने किसी के ऊपर ऑफेंस कमिट किया या किसी को हार्म कॉज किया, तब भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं और सडनली एक पर्सन आता है अंदर। तो जब वो पर्सन अंदर आता है सडनली, एक थर्ड पर्सन है जो मतलब उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तो जब वो थर्ड पर्सन आता है तो क्या आपके अंदर रीजनेबल फियर आएगा? नहीं, वो तो एक सिंपली आगे अंदर खड़ा हुआ है, तो किसी के अंदर रीजनेबल फियर नहीं आएगा। बट द मोमेंट ही टेक आउट द पिस्टल, वो पिस्टल बाहर निकालता है एंड एम करता है किसी पर्सन के ऊपर। जैसे ही उसने एम किया, द मोमेंट ही एम्स, तो उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया। तो उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस उस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होगा जब एप्रीहेंशन टू द बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो अटेम्प्ट करे, पहले गोली चलाए, फिर ही आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस आएगा। नहीं, जैसे ही आपको एप्रीहेंशन हुई, फियर हुआ क्रिएट कि मेरी बॉडी को डेंजर है, जैसे ही मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके हाथ में लाठी है, उसने लाठी ऐसे रेज की उस व्यक्ति के सामने कि अब तू बच ले, ऐसे उसने बोला, तो मींस एक रीजनेबल फियर क्रिएट हो गया, तो उसका राइट टू प्राइवेट अक्यूज का राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो और ये कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक ये एप्रीहेंशन उस बंदे के अंदर रहेगी, जब तक ये फियर रहेगा। मान लीजिए कि वो व्यक्ति उसी क्लास के अंदर है और वहीं घूम रहा है अभी, तो तब तक वो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। बट एज सून एज, जैसे ही वो क्लास से बाहर निकल गया और बाहर चला गया, तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। तब आप ये नहीं कर सकते कि उसके पीछे भागोगे एंड उसके पीछे भाग के उसको पकड़ के उसको मारोगे। सो तब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 101 की, जिसमें सिचुएशंस गिवन है कि किस सिचुएशन में आप उस एग्रेसर की डेथ कॉज कर सकते हैं। दैट इज गिवन इन सेक्शन 100 एंड 101 में ये प्रोवाइडेड है कि किस सिचुएशन में आप डेथ तो नहीं कॉज कर सकते बट एनी अदर हार्म कॉज कर सकते हैं, बट दैट विल बी सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 पैरा 4, जो मैंने आपको बताया कि रीजनेबल फोर्स। सो फ्रेंड, अब हम सेक्शन 100 देखेंगे एंड सेक्शन 101। सेक्शन 100 में मैंने आपको बताया कि उसमें सिचुएशंस बताई हैं कि कब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप एग्रेसर की डेथ कॉज कर सकते हैं, एंड 101 में कब आप डेथ तो नहीं कॉज कर सकते बट एनी अदर हार्म कॉज कर सकते हैं। सो 100 बताता है कि if there is an assault which causes an reasonable apprehension of death,
अगर अग्रेसर जो है कोई ऐसा असॉल्ट करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है या ऑफेंस करता है जिससे एक्यूज को रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो जाए कि हाँ इससे मेरी डेथ हो सकती है, सो उस केस में एक्यूज एग्रेसर की डेथ कॉज कर सकता है। या फिर एक्यूज को रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि मुझे ये ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा, तो उस केस में भी वो अग्रेसर की डेथ कॉज कर सकता है। या फिर जो एग्रेसर है उसने कोई ऐसा एक्ट किया विद द इंटेंशन टू कमिट रेप, उसकी इंटेंशन रेप कमिट करने की थी, तब भी वो जो वुमन होगी उसकी डेथ कॉज कर सकती है। या फिर विद द इंटेंशन टू ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट ग्रेटिफाइंग करने के लिए अगर वो कोई एक्ट करता है तब भी उसकी डेथ कॉज की जा सकती है, एक्यूज कर सकता है। या फिर वो कोई किडनैपिंग या अबडक्शन के कोई ऐसा एक्ट करता है इंटेंशन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग किडनैपिंग या अबडक्शन, तब भी उसकी डेथ कॉज की जा सकती है। या फिर व्हेन ही डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तब भी अग्रेसर की डेथ कॉज की जा सकती है। और ये रिसेंटली 7th जो ऐड किया गया एसिड अटैक, अगर किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तब भी जो अग्रेसर है उसकी डेथ कॉज की जा सकती है। ये भी ये निर्भया इंसिडेंट के बाद ये ऐड किया गया अमेंडमेंट से। एंड सेक्शन 101 क्या कहता है कि एनी अदर ऑफेंस एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 100, ये जो सिचुएशंस मेंशन की गई हैं सेक्शन 100 में, इसके अलावा कोई और ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस इनके अलावा अगर कोई और ऑफेंस करेगा एक्यूज, तो उस केस में जो एक्यूज जो है he can cause any harm other than death, मीन्स वो कोई भी हार्म कॉज कर सकता है other than death, डेथ नहीं कॉज कर सकता बट कोई अदर हार्म कॉज कर सकता है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 पैरा 4 विच सेज कि एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है, प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज कर सकता है। हम सेक्शन 100 एंड 101 को एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था कि एक क्लास में कोई व्यक्ति आता है एंड वो सडनली एक पिस्टल निकालता है एंड एम करता है, तो उस एग्जांपल से समझेंगे। ये वाली लाइन है ऊपर वाली, दिस इज द सिचुएशन ऑफ सेक्शन 100, मींस जब ये सिचुएशन के ऊपर एग्रेसर का फोर्स यूज होगा तो मींस ही इज कॉजिंग द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो ये 100 की सिचुएशन डिपेक्ट कर रहा है, ये वाली लाइन ऊपर वाली। एंड जो ये वाली लाइन है नीचे वाली, ये सेक्शन 101 की सिचुएशन को डिपेक्ट कर रही है, मींस the force used in this situation is less than the situation of section 100, मींस सेक्शन 100 की सिचुएशन से अलावा कोई फोर्स यूज कर रहा है। हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे वो मान लीजिए कि वो व्यक्ति क्लास के अंदर आया एंड द मोमेंट ही टेक्स आउट द पिस्टल एंड ही एम्स, तो आपका एप्रीहेंशन स्टार्ट होगी, सो मींस योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस हैज स्टार्टेड दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम के पास से आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। अब जब तक उसके पास पिस्टल है तो मींस देयर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, किसी के ऊपर एम कर रहा है तो उसे एप्रीहेंशन ऑफ डेथ तो होगी ना कि वो मेरी तरफ पिस्टल एम कर रहा है कि मेरी डेथ कॉज कर सकता है, मींस सेक्शन 100 की सिचुएशन है। तो अगर जब सेक्शन 100 की सिचुएशन होगी सो यहां से यहां तक ये वाली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो एक्यूज है अग्रेसर की डेथ कॉज कर सकता है। बट मान लीजिए वही उसी सिचुएशन में क्लास में किसी दूसरे स्टूडेंट ने पीछे से आके उसे अटैक किया और उसकी पिस्टल नीचे गिर गई, उससे स्नैच कर ली उसने। जब द मोमेंट ही स्नैच द पिस्टल, जब जैसे उसने पिस्टल उससे खींची तो एट दैट वेरी मोमेंट द फोर्स ऑफ द एग्रेसर नीचे आ जाएगा, वो सेक्शन 100 की सिचुएशन नहीं रह जाएगी, वो सेक्शन 101 की सिचुएशन आ जाएगी, बिकॉज अब वो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं रह जाएगी, क्योंकि जब उससे पिस्टल ही खींच ली तो अब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है, बट स्टिल ही इज फाइटिंग विद बेयर हैंड्स, वो अपने हाथों से तो लड़ने की कोशिश कर रहा है ना, तब मींस आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू कर रहा है, तो हाथों से लड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस सिचुएशन में आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते, आप कोई अदर हार्म कॉज कर सकते हैं, बट दैट अदर हार्म शुड बी रीजनेबल। ये नहीं कि हाथों से वो लड़ रहा है तो आपने एक रॉड लेके आए, रॉड उसके सिर के ऊपर मार दी, आप एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं, मींस आप उसको 2-4 फिस्ट ब्लो मारे, उसके पैर के ऊपर मार सकते हैं एक लाठी ब्लो, उसे अरेस्ट कर सकते हैं, उसके बांध के रख सकते हैं, सो दैट मच ऑफ रीजनेबल फोर्स इज अलाउड। बट मान लीजिए फिर यहाँ पर सिचुएशन आती है कि वो बेयर हैंड से लड़ते लड़ते उसे क्लास में एक आयरन रोड मिल जाती है कहीं साइड पे पड़ी हुई, तो फिर वो आयरन रोड पिक कर लेता है। जैसे ही उसने द मोमेंट ही पिक्स अप द आयरन रोड, जैसे ही उसने आयरन रोड पिक करी, दैट वेरी मोमेंट द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ स्टार्ट्स अगेन, फिर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ स्टार्ट हो जाएगी कि अब ये बंदा फिर डेथ कॉज कर सकता है। जैसे ही ये एप्रीहेंशन स्टार्ट हुई मींस फिर सेक्शन 100 की सिचुएशन क्रिएट होगी, तो अब इस सिचुएशन में फिर उस एग्रेसर की डेथ कॉज कर सकता है एक्यूज, मींस दूसरा बंदा जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा है इसकी डेथ कॉज कर सकता है, मींस थर्ड पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है। हमने देखा था कि थर्ड पर्सन के पास भी है राइट
सो इस सिचुएशन में फिर सेक्शन 100 की सिचुएशन होगी। मान लीजिए फिर उसे आयरन रॉड किसी ने खींच ली, नीचे गिर गई, तो फिर जो सेक्शन 100 से सिचुएशन नीचे आ गई, मींस एग्रेसर का फोर्स नीचे आ गया, फिर वो बेयर हैंड से लड़ने की कोशिश कर रहा है, मींस अब सेक्शन 100 की सिचुएशन नहीं है, सेक्शन 100 की सिचुएशन है। मींस इस केस में आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते, आप कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं, बट दूसरा और कोई हार्म जो होगा वो एक रीजनेबल हार्म होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि वो जो अग्रेसर है वो क्लास छोड़ के भाग जाता है। जैसे ही वो भागने लगता है, द मोमेंट ही लीव्स, एट दैट वेरी मोमेंट योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस एंड्स, वहीं पे आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको अब रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है ऑफ द डेंजर टू द बॉडी। हमने पढ़ा था सेक्शन 102 में, जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन एंड होगी, आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी एंड हो जाएगा। अब ये नहीं कि आप उसके पीछे भागने लग जाओ, उसके पीछे जाके उसको पकड़ के उसके पीट पीट के मारने लग जाओ, तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उसमें डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस एंड हो चुका है। सो आपने ये देखा कि जब आपकी राइट टू प्राइवेट डिफेंस की सिचुएशन स्टार्ट होती है और जब एंड होती है, तो इस बीच में जो आपका फोर्स है वो एक यूनिफॉर्म फोर्स नहीं है, एग्रेसर का यूनिफॉर्म फोर्स नहीं है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे ही उसने पिस्टल उठाई, मींस उसका जो फोर्स है 100 की सिचुएशन पे पहुंच गया, क्योंकि एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ स्टार्ट हो गई कि हाँ ये डेथ कॉज कर देगा, ये ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देगा। तब उस सिचुएशन में हमें सेक्शन 100 कहता है कि आप डेथ कॉज कर सकते हो अग्रेसर की। बट जैसे ही उसने पिस्टल खींच ली तो उसका फोर्स नीचे आ गया, तो आपको भी फोर्स अपना नीचे लाना पड़ेगा। उस केस में आप उसकी डेथ नहीं कॉज कर सकते, क्योंकि जो सेक्शन 101 कहता है कि आपको एक रीजनेबल फोर्स यूज करना है, सेक्शन 99 सॉरी कहता है कि रीजनेबल फोर्स यूज करना है, और आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, क्योंकि 101 की सिचुएशन आ गई है, सेक्शन 100 की सिचुएशन नहीं है। क्योंकि 100 की सिचुएशन में हमने देखा है कि अगर डेथ की सिचुएशन हो, या ग्रीवियस हर्ट की हो, या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की हो, या इंटेंशन टू रेप की हो, उन सिचुएशन में ही उसकी डेथ कॉज की जा सकती है। सो इस सिचुएशन में जहां पर उससे पिस्टल खींच ली थी और अपने बेयर हैंड्स के साथ वो फाइट कर रहा था, तो उस सिचुएशन में हमारे पास 101 की सिचुएशन थी, एंड आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते थे, एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते थे। बट इस सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि इन दिस सिचुएशन ऑफ इमिनेंट डेंजर, इतना डेंजर सिचुएशन में जो एक्यूज्ड है, ही कैन नॉट बी एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव, कि ही कैन नॉट वे द फोर्स ऑफ द एग्रेसर इन गोल्डन स्केल्स, कि हाँ इसने मुझे इतना फोर्स यूज किया तो मैं भी उतना ही यूज करूं। स्लाइट एक्सेसेस आर परमिसिबल, कुछ ज्यादा, थोड़ा से ज्यादा अगर आपने हार्म कॉज कर दिया तो वो परमिसिबल है, बट अनरीजनेबल अनप्रोपोर्शनेट फोर्स आप नहीं कॉज कर सकते। सो आपने ऐसे, इससे आपको समझ आया कि हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, और आप कितना फोर्स यूज कर सकते हैं, और किन सिचुएशंस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं, और डेथ ना कॉज करके कोई अदर हार्म कॉज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी कवर किया है। इफ यू वांट मी टू मेक द वीडियो ऑन राइट टू डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जो कि 103, 4, 5 सेक्शन में मेंशन्ड है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट टू मेक मी द वीडियो ऑन दैट। एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।